हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनंत जुडिशरी लाइब्रेरी। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग में कन्फेशन का टॉपिक। कन्फेशन आपके प्री मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडमिशन में कवर कर चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफाइन कन्फेशन। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कन्फेशंस? व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रैक्ट कन्फेशन? What is evidentiary value of retract confession? मीन्स कन्फेशन आपका क्या होता है, कितने काइंड्स के होते हैं और आप रिट्रैक्ट कन्फेशन से क्या समझते हैं और उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। ओके आज के क्वेश्चन में इतना हम लोग कवर करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कन्फेशन एंड एडमिशन के डिफरेंस को कवर करेंगे। ओके तो कन्फेशन होता है क्या है? अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कन्फेशन की बात करूँ तो कन्फेशन वही होता है जो किसी अपराधी के द्वारा अपराध के कथन की स्वीकृति की जाती है, तो उसे ही हम लोग कन्फेशन कहते हैं, यानी संस्वीकृति कहते हैं। कन्फेशन, द वर्ड कन्फेशन appear for the first time in section 24 of Indian Evidence Act. This section comes under the heading of admission, so it is clear that the confession are merely one species of admission. Confession is not defined in the act. मीन्स अगर मैं कन्फेशन की बात करूँ तो कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी आपका डिफाइन नहीं किया गया है। ओके कन्फेशन जो कि आपका संस्वीकृति है वो एडमिशन में ही आपका कवर किया गया है और सेक्शन 24 में आपका फर्स्ट टाइम कन्फेशन की बात की गई है, लेकिन वहाँ कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 24 में कन्फेशन को डिफाइन ना करके बल्कि ये बताया गया कि कन्फेशन आपका वॉलंटरली होना चाहिए, यानी अगर आपका कन्फेशन स्वैच्छिक नहीं है तो आपका कन्फेशन क्या होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। ओके और कन्फेशन क्या है, एक स्पीसीज है किसकी, एडमिशन की। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको इसी सीक्वेंस में आपको आंसर मेंस आंसर राइटिंग में लिखना है, इसीलिए मैं पैटर्न लेके आती हूँ आपको एग्जाम में लिखना है कैसे। जब कन्फेशन आपका डिफाइन ही नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में तो इसकी कहीं ना कहीं आपको डिफिनीशन तो देनी ही पड़ेगी ना एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग मिस्टर जस्टिस स्टीफन, कन्फेशन एज कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विथ अ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इंटरफेरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम। मीन्स कन्फेशन एक ऐसी संस्वीकृति, ऐसा कथन है जो कि अपराधी द्वारा, जिसने अपराध किया है और उसके बारे में वो बताता है कि उसने अपराध किया है, वो एडमिट करता है इस फैक्ट को, तो इसी कथन को यानी इसके स्टेटमेंट को, अपराधी के स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कन्फेशन कहेंगे। ओके अकॉर्डिंग प्रिवी काउंसिल, अब प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसके जज अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग इसे चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। प्री में अक्सर जज पूछे जाते हैं लॉर्ड एटकिन। ओके तो पाकलैंड एंड स्वामी वर्सेस एम्परर का ये प्रिवी काउंसिल का केस है। अ कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन terms the offense or at any rate substantially all the facts which constitute the offense, and admission of a gravely incriminate fact, even a conclusively incriminating fact, is not in itself a confession। यानी कन्फेशन में आपके वही फैक्ट एडमिसिबल होंगे जो आपको, जो ये बताते हों कि उनसे कोई अपराध कंस्टिट्यूट हो रहा है। एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति है ए, ओके तो वो बी को बताता है कि उसने मर्डर किया। अब उसने जब ये बताया कि उसने मर्डर किया या फिर उसने किस वे में मर्डर किया, यानी क्या परिस्थितियाँ थी, वो पूरा अगर बी को बताता है तो जो जो परिस्थितियाँ थी अगर वो बी को बताता है तो ए के द्वारा जो स्टेटमेंट बी को दिया गया या किया गया तो वो क्या होगा, वो आपका कन्फेशन होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कोई क्राइम हुआ है। ओके तो ऐसे ही फैक्ट्स एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, इसे ही कहते हैं कन्फेशन। और कन्फेशन में हमेशा ऐसे ही फैक्ट को एडमिसिबल किया जाता है जो कि आपका कंस्टिट्यूट करते हैं किसको, एक ऑफेंस को। इन द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द प्रिवी काउंसिल डिसीजन इन पाकला नारायण स्वामी केस ओवर टू कोर्ट्स। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि अप्रूव कर दिया था, जो पाकला नारायण स्वामी का केस था उसमें जो भी हेल्ड किया गया था प्रिवी काउंसिल के द्वारा, तो उसको ही अप्रूव कर दिया गया था। क्या अप्रूव किया गया था? फर्स्ट, दैट द डिफिनीशन इफ कन्फेशन इज दैट इट मस्ट आइदर एडमिट द गिल्ट इन टर्म और एडमिट सब्सटैंशियली ऑल द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। मीन्स आपका कन्फेशन में क्या एडमिट किया जाना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट करना चाहिए जिससे ये पता चलता हो कि अपराध किया गया है। ओके सब्सटैंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। सेकेंडली
that a mixed up statement which even though contains some confessional statement will still lead to acquittal if no confession. Thus, a statement that contains self-exculpatory matters which if true would negate the matter or offense cannot amount to confession. Means अगर सेकेंड है इसका कि अगर आप स्टेटमेंट कर रहे हैं, स्टेटमेंट में कुछ पार्ट ऐसा है जो कि आपको अपराध में फंसाता है और जबकि कुछ पार्ट ऐसा है जो कि आपको अपराध में नहीं फंसाता, यानी कुछ पार्ट तो आपका जो स्टेटमेंट का है पॉजिटिव वे में, कुछ पार्ट आपका निगेटिव वे में, यानी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उस कन्फेशन को या तो पूरी तरह से एडमिट कर लिया जाए या फिर पूरी तरह से डिनाई कर दिया जाए ऐसे फैक्ट से। ओके, तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है, हाउएवर इन द केस निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट there was nothing wrong or relying on a part of the confessional statement and rejecting the rest, and for this purpose the court draw support from English authorities when there is enough evidence to reject the exculpatory part of the accused person's statement. The court may rely on the inculpatory parts. पलविंदर कौर के केस में क्या हेल्ड हुआ था, पलविंदर कौर के केस में यह हेल्ड हुआ था कि अगर आपके स्टेटमेंट में कुछ ऐसे पार्ट है जो कि आपको अपराध में फंसा रहे हैं, कुछ ऐसे पार्ट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे केस में या तो कम्प्लीटली उस स्टेटमेंट को एडमिट करना चाहिए, ठीक है, जिसमें दोनों पॉइंट हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, आपको फंसा भी रहा है, तो या तो उसको उस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली एडमिट किया जाना चाहिए या फिर कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। जबकि निशिकांत झा में क्या हेल्ड हुआ था, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि अगर आपके स्टेटमेंट में कुछ ऐसे पार्ट है जो कि आपको अपराध में फंसा रहा है और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपको अपराध में प्रोटेक्ट कर रहा है यानी बचाव कर रहा है, तो कोर्ट ये उन पार्ट पे रिलाई कर सकती है, यानी ऐसे स्टेटमेंट के पार्ट पे रिलाई कर सकती है, भरोसा कर सकती है जो कि आपको अपराध में फंसा रहे हैं। ओके, आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें वो एक्सक्लूड कर सकती है। तो निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये हेल्ड हुआ था। ओके, नेक्स्ट है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 24 टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस enacted in section 24 the following facts must be established that the statement in question is a confession। जो आपका विचाराधीन कथन है यानी जो स्टेटमेंट है आपका वो कन्फेशन होना चाहिए। ओके, दैट सच कन्फेशन हैज़ बीन मेड बाय द एक्यूज्ड, और जो कन्फेशन होना चाहिए वो किसी एक्यूज्ड के द्वारा होना चाहिए यानी किसी अपराधी के द्वारा होना चाहिए। दैट इट हैज़ बीन मेड टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, और वो कन्फेशन क्या होना चाहिए, अथॉरिटी के समझ होना चाहिए, ठीक है। That the confession has been obtained by reason of any inducement, threat or promise proceedings from a person's in authority, और उस अथॉरिटी के द्वारा क्या इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होना चाहिए। ओके, ये सेक्शन 24 की मैं बात कर रही हूँ। सेक्शन 24 जो कि आपका बात करता है कि आपकी कन्फेशन वॉलेंटरली नहीं है। क्यों? अगर आपकी कन्फेशन में इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, तो वो आपकी कन्फेशन क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। ये आपका मैं सेक्शन 24 की बात कर रही हूँ। सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और ऐसा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किसके अगेंस्ट होना चाहिए, वो जो चार्ज लगाए गए थे एक्यूज के ऊपर उसके संदर्भ में होना चाहिए। ओके, द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट in the opinion of the court be sufficient to give the accused ground which would appear to him reasonable for supporting that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him। और जो सेक्शन 24 में आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की बात की गई है तो वो किसी अथोराइज पर्सन के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, यानी जो ऐसा प्रभाव डाल सकता है, थ्रेट कर सकता है, और उसके द्वारा अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो, और ऐसे में अगर कन्फेशन ली जाती है
तो वो कन्फेशन क्या होगी, आपकी वॉलंटरली नहीं होगी, और जब कन्फेशन आपकी वॉलंटरली नहीं होगी तो आपकी जो कन्फेशन होगी वो वैलिड ना होकर नॉन वैलिड हो जाएगी। ओके, और ऐसी कन्फेशन आपके एडमिसिबल नहीं होगी कोर्ट में, फिर वो चाहे जुडिशियल कन्फेशन हो या फिर नॉन जुडिशियल कन्फेशन हो। ओके, टाइप ऑफ कन्फेशन, तो मैंने बताया था कन्फेशन आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। अ कन्फेशन में अकर्स इन 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका जुडिशियल कन्फेशन एंड सेकंड है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो फर्स्ट है आपका जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन जो होता है आपका, वो आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान होता है किसी कोर्ट के सामने, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, तो वो कोर्ट के बाहर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बंदा या बंदी कन्फेशन करता है तो वो क्या होगी, आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगी। ओके, इसका एक सिंपल सा डिफरेंस समझ लीजिए कि एक पर्सन है, अगर उसके अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो भरी कोर्ट में ये कहता है कि जज साहब मैंने ये अपराध किया है और मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, तो ए के द्वारा जो स्टेटमेंट भरी कोर्ट में किया गया वो क्या था, आपका जुडिशियल कन्फेशन। जबकि वही ए अगर अपने फ्रेंड से कहता है या फिर गॉड के सामने कहता है कि हे गॉड मैंने मर्डर कर दिया, मुझसे क्या हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये अगर कोई सुन लेता है तो उसका जो कन्फेशन है वो क्या हो गया, जो गॉड से प्रे करते हुए वो क्षमा मांग रहा था, तो वो क्या हो गया, आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। और अगर मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करूँ तो कन्फेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी को सूचित किया जाए, यानी ज़रूरी नहीं है कि कन्फेशन किसी को बताया जाए। कन्फेशन आपका अकेले में भी हो सकता है, अगर आप अकेले में भी खुद से कुछ कह रहे हैं तो भी वो आपका कन्फेशन माना जाएगा। आपने साहू वर्सेस उत्तर प्रदेश का केस सुना होगा, नहीं सुना तो अभी आगे आप देख लेंगे कि उस केस में क्या हेल्ड हुआ था। उस केस में यह हेल्ड हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति अकेले में भी बोल रहा है कि उसने ये अपराध किया है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में जाएगा। ओके, और उसके बेस पे उसको सज़ा दी जा सकती है, उसका जो स्टेटमेंट है एडमिसिबल होगा कोर्ट में। ओके, अगर कोई सुन के कोर्ट में जाके प्रूफ कर दे। When it is made to the court itself, then it will be called judicial confession, and when it is made to anybody outside the court, in that case it will be called extrajudicial confession. मैंने आपको बताया extrajudicial confession आपका कोर्ट के बाहर होता है। It may even consist of conversation to oneself, यानी अगर वो खुद से भी कन्वर्सेशन कर रहा है तो भी वो आपका एडमिसिबल होगा। Which may be produced in evidence of overhead by another, फॉर एग्जाम्पल इन साहो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। मैंने आपको बताया था साहो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, और ये केस आपका एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये कहा गया था अगर कोई पर्सन खुद में भी बातें कर रहा है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो आपका एज कन्फेशन एडमिसिबल होगा। तो ये आपका साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस है। द एक्यूज्ड हु वाज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज डॉटर इन लॉ, जो एक्यूज था वो अपने डॉटर इन लॉ के मर्डर के लिए चार्ज किया गया था। विथ वूम ही वॉज ऑलवेज क्वेरलिंग वॉज सीन ऑन द डे ऑफ द मर्डर गोइंग आउट द हाउस सेइंग वर्ड्स टू द इफेक्ट आई हैव फिनिश्ड हर एंड with her the daily quarrels. The statement was held to be a confession relevant in admission, for it is not necessary for relevancy of a confession that it should be communicated to some other persons. मीन्स जो एक पर्सन था साओ नाम का, वो क्या करता है कि वो उसने अपनी डॉटर इन लॉ को मार डाला और मारने के बाद वो अपने घर से ये चिल्लाते हुए ये कह के निकल रहा था कि मैंने उसे फिनिश कर दिया, मैंने रोज़ रोज़ के झगड़े को होने वाले को फिनिश कर दिया। तो उसका जो ये वर्ड था वो एज अ कन्फेशन क्या किया गया, एडमिट किया गया और उसको सज़ा दी गई। ओके, नेक्स्ट है आपका जुडिशियल कन्फेशन। तो जुडिशियल कन्फेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये बिफोर कोर्ट होता है। आर दोस विच आर मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट और इन कोर्ट इन द ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान होगा। अ जुडिशियल कन्फेशन हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन प्ली ऑफ गिल्टी ऑन अरेंजमेंट मेड बिफोर अ कोर्ट इफ मेड फ्रीली बाई अ पर्सन इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो बिफोर कोर्ट होता है, और ऐसे केस में कोर्ट ये देखेगी कि वो कन्फेशन क्या है, आपका ऐच्छिक है या अनैच्छिक, यानी वॉलंटरली है या नहीं। अगर वो कन्फेशन आपका वॉलंटरली किया गया है तो ही एडमिट करेगी कोर्ट, अदरवाइज ऐसे कन्फेशन को रिजेक्ट कर देगी कोर्ट। ओके, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन।
और कन्फेशन अकॉर्डिंग 164 CRPC मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोस विच आर मेड बाय द एक्यूज्ड एल्सवेयर देन बिफोर अ मजिस्ट्रेट और इन कोर्ट। It is not necessary that the statement should have been addressed to any defined individual. It may have taken place in the form of prayer. It may be a confession to a private person. An extrajudicial confession has been defined to mean a free and voluntary confession of guilt by a person accused of a crime in the course of conversation with persons other than judge or magistrate sees of the charge against himself. A man after the commissions of a crime may write a letter on his relations or friends expressing his sorrow over the matter. This may amount to confessions. Extrajudicial confession can be accepted and can be the basis of a conviction if it passes the test of credibility. Extrajudicial confessions is generally made before private persons, which includes even judicial officer in his private capacity. It also includes a magistrate not empowered to record confession under section 164 of the CRPC, or a magistrate so empowered but receiving the confession at a stage when section 164 does not apply. Means जो आपका यहाँ कंप्लीट हो, आपका जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो आपका उस पर आपका सेक्शन 164 CRPC एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, जुडिशियल कन्फेशन की जो रिकॉर्ड किया जाता है तो वो बाय मजिस्ट्रेट किया जाता है, और मजिस्ट्रेट कब करेगा, तो वो अकॉर्डिंग सेक्शन 164 ऑफ CRPC के करेगा, उसके कंप्लाइंस में करेगा। ओके, और अगर मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करूँ तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, तो इस कन्फेशन में आप किसी प्राइवेट व्यक्ति के सामने भी कन्फेशन कर सकते हैं। ओके, या फिर आप गॉड के सामने प्रेयर के द्वारा भी कन्फेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को बाय लेटर भी कन्फेशन कर सकते हैं सॉरो शो करते हुए। ओके, या फिर आप किसी मजिस्ट्रेट या जज के उसके प्राइवेट कैपेसिटी को धारण करते हुए यानी एक्सेप्ट करते हुए आप उससे अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं तो भी वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, ना कि आपका जुडिशियल कन्फेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए नाम के एक व्यक्ति हैं और आपके पड़ोस में एक बी नाम का व्यक्ति रहता है और वो एक जज है। ओके, अब आपको वो पड़ोसी जो है, आपका जो पड़ोसी है वो जज है। ओके, और आप उससे कहते हैं कि मैंने ये मर्डर कर दिया या फिर ये क्राइम किया है, आप उससे वो सारी चीज़ें कहते हैं, तो अगर जज के सामने आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं तो उससे कही गई बातें आपकी जुडिशियल कन्फेशन ना हो के वो आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगी। ओके, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिसिबल है अगर जज को लगता है कि वो क्रेडिबल है। अगर जज को लगता है कि वो क्रेडिबल नहीं है यानी वो विश्वसनीय नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ओके, तो वो डिनाई करेगी। अदरवाइज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में जो भी स्टेटमेंट की जाती है उसको बाय कोर्ट एडमिसिबल किया जाता है और उस पर कन्विक्शन क्या होगी, आपकी वैलिड होगी। ओके, आइए एविडेंशियल वैल्यू देखते हैं। वैल्यू ऑफ जुडिशियल कन्फेशन। Confessional statement made by the accused before a magistrate is a good evidence and accused be convicted on the basis of it. A confession can obviously used against the maker of it and is in itself sufficient to support his conviction. जो आपकी जुडिशियल कन्फेशन होती है वो कम्प्लीटली आपकी क्रेडिबल होती है। ओके, और उसके बेसिस पे अगर कन्विक्शन दिया जाता है तो 100% आपकी जो कन्विक्शन होगी वो वैलिड होगी, नॉन वैलिड नहीं होगी। ओके, और आपकी जो जुडिशियल कन्फेशन होती है वो आपके ड्यूरिंग ट्रायल भी हो सकती है, यानी कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है वो आपकी कोर्ट में भी हो सकती है ड्यूरिंग ट्रायल या बिफोर ट्रायल, जो कि आपका मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट 164 ऑफ CRPC के कंप्लाइंस में, तो वो भी क्या होती है, आपकी जुडिशियल कन्फेशन होती है। और अगर कोई पर्सन जुडिशियल कन्फेशन करने के बाद यानी 164 बिफोर ट्रायल कोई कन्फेशन करता है, 164 में आपका स्टेटमेंट उस पर्सन का जिसने क्राइम कमिट किया है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, और जब ट्रायल चलता है तो वो कुछ और बातें करता है तो वहाँ आपका
इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 145 एप्लीकेबल होगा। ओके, आइए देखते हैं जुडिशियल कन्फेशन का, जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू का केस है। अग्नु नागेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसी का है ना, हाँ, अग्नु नागेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द एक्यूज हैज गॉट द स्टेटमेंट to reduce into writing and the statement is both partly inculpatory and exculpatory but they are not severable, the entire statement shall be struck out from the evidence। पलविंदर कौर के केस में भी यही है हुआ था कि उसका जो स्टेटमेंट था उसके कुछ पार्ट तो उसे अपराध में फंसा रहे थे, जबकि कुछ पार्ट क्या हो रहे थे, उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे केस में क्या किया था कोर्ट ने, ऐसे केस में कोर्ट ने ये कहा था कि या तो आप कंप्लीटली उसका स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए या तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दीजिए। ओके, जबकि निशिकांत झा में क्या किया गया था, निशिकांत झा के केस में क्या हुआ था कि अगर कोई स्टेटमेंट है जो आपकी प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको फंसा भी रहा है अपराध में, तो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और जो आपको अपराध में फंसा रहा था उसको बाई कोर्ट एडमिसिबल कर लिया जाएगा। ओके, अग्नु नागेश्वर केस में क्या हेल्ड हुआ था, अग्नि नागेश्वर केस में यह हेल्ड हुआ था कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी अपराधी के द्वारा किया जाता है और उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं कि वो अपराधी को अपराध में फंसा रहे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अपराधी को अपराध से बचा रहे हैं। ओके, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, ऐसे केस में कंप्लीटली फैक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, यानी ऐसे फैक्ट को एडमिट नहीं करना चाहिए कोर्ट के द्वारा। ये हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। Value of extrajudicial confession। तो extrajudicial confessions are not usually considered with favor, but that does not mean that such a confession commit from a person who has no reason to state falsely and to whom it is made in the circumstances which support his statement should not be believed. The evidence of extrajudicial confessions is a weak piece of evidence। जो आपका वैल्यू है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, वो आपका बहुत ही ज़्यादा वीक पीस है, वो बहुत ही वीक पीस है। ओके, एक्स्ट्रा जुडिशियल की जो कन्फेशन की जा रही है बहुत ही ज़्यादा वीक पीस है और ऐसे एविडेंस के बेस पे किसी को कन्विक्ट करना बहुत ही घातक साबित हो सकता है, इसीलिए उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जो एविडेंस है आपका वो क्रेडिबल है या नहीं। अगर वो एविडेंस आपका क्रेडिबल है तो उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन अगर देते हैं तो वो आपका कन्विक्शन क्या होगा, आपका वैलिड होगा। जबकि अगर वो स्टेटमेंट आपका क्रेडिबल नहीं है तो ऐसे केस में आप अगर कन्विक्शन देते हैं तो वो आपका क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। इसमें केस है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का और ये लैंडमार्क केस है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, इसको आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। M.K. एंथोनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सॉरी स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। एंड अनएम्बिगस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस, यानी आपका कोई भी कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो आपका अनएम्बिगस है, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा, वो बाई कोर्ट आपका एडमिसिबल होगा। आइए अब देखते हैं रिट्रैक्ट कन्फेशन। रिट्रैक्ट कन्फेशन क्या होता है, तो अगर मैं इसकी सिंपल से लैंग्वेज में बात करूँ तो एक मुकरी हुई संस्वीकृति होती है। अब मुकरी हुई संस्वीकृति किसे कहते हैं, सपोज आप एक टाइम पे कोई बात कहिए और दूसरे टाइम पे अपनी बात से मुकर जाइए, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं मुकरना अपनी बात से। तो ऐसे केस में जब कोई अपराधी होता है अपने अपराध को स्वीकार करता है और उसके बाद जब वो अपराधी दूसरे टाइम पे ये कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसको धमकी दी गई थी कि वो अपराध स्वीकार करे या फिर उसको धमकाया, मारा गया था, कुछ भी था, कुछ भी कहता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी रिट्रैक्ट कन्फेशन होगी, उसका जो कन्फेशन है वो आपका रिट्रैक्ट कन्फेशन होगा। ओके, तो रिट्रैक्ट कन्फेशन, अ रिट्रैक्ट कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द trial before the trial begins, by which he admits to have committed the offence but which he repudiates at the trial. After the commission of a serious offence, some police officers make investigation into the matter, examine witness and the accused.
In his opinion, the accused is proved to have committed the offence. He submit a report to a magistrate having jurisdiction in the matter. The court take evidence and examine the accused. If during the investigation the accused on being examined by the police officer is willing to admit the guilt, the police officer send the accused to some magistrate for recording his statement. The magistrate, after being satisfied that the accused admitted in his statement to have committed the offence, this recorded statement by the magistrate may be proved at the trial. When the trial begins, the accused on being asked as to whether he committed the crime, he may say that he did not commit the crime. The questions may again be put to him as to whether he made a statement before the magistrate during the investigations confessing the guilt. He may deny to have made the statement at all, or he may say that he made that statement due to undue influence of the police. In this case, the confession made by the accused to the magistrate before the trial begin is called retract confession. अगर मैं retract confession की बात करूं तो जब भी कोई स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया जाता है बाय पुलिस, बाय मजिस्ट्रेट. अब बाय पुलिस कब रिकॉर्ड किया जाएगा तो 161 CRPC और बाय मजिस्ट्रेट 164 बाय मजिस्ट्रेट CRPC. ओके, तो जब कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, और जब उस पर्सन का यानी जो आपका अपराधी है उसका जब ट्रायल चलता है तो ड्यूरिंग ट्रायल वो क्या करता है कि वो रिट्रैक्ट हो जाता है अपने कन्फेशन से और वो ये कहता है कि उसने कोई कन्फेशन नहीं किया था. यानी कि उसने ये कोर्ट के 161 में ये स्टेटमेंट दिया कि उसने अपराध किया है, 164 में उसने कन्फेशन किया कि उसने अपराध किया है. ओके, लेकिन जब ट्रायल चलता है, ट्रायल में वो ये बात कह देता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है. उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस था किसका? पुलिस ऑफिसर का, कि वो अपराध को स्वीकार करें. तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस पहले तो ऐसे केसेस को कहा जाएगा रिट्रैक्ट कन्फेशन. यानी 161 में तो उसने एडमिट कर लिया कि उसने अपराध किया, 164 में भी उसने एडमिट कर लिया कि उसने अपराध किया है. ठीक है, जबकि ड्यूरिंग ट्रायल उसने ये डिनाई कर दिया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है. और उससे जब ये कहा जाता है कि वो जब मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने फिर क्यों एडमिट किया है कि उसने अपराध किया है, तो वो ये बोलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से उसने ऐसा कहा. ओके, तो ऐसे केसेस में जब आपका रिट्रैक्ट कन्फेशन होता है तो ऐसे केसेस में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 145 और 161 अप्लाई होगा. ओके, वैल्यू ऑफ रिट्रैक्ट कन्फेशन. अब आपके रिट्रैक्ट कन्फेशन की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ अनसेफ टू बेस द कन्विक्शन ऑन अ रिट्रैक्ट कन्फेशन अनलेस इट इज़ कोरोबरेटेड बाय ट्रस्टवर्थी एविडेंस. आपका जो रिट्रैक्ट कन्फेशन होती है इसके बेसिस पे किसी को कन्विक्शन देना आपका बहुत ही घातक साबित हो सकता है, अनसेफ हो सकता है. इसलिए इसके बेसिस पे किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती है जब तक कि ऐसे एविडेंस यानी जो कन्फेशन है जिसे रिट्रैक्ट किया गया था जब तक कि कोरोबरेट नहीं कर दिया जाता है किसी ट्रस्टवर्थी एविडेंस से. ओके, केस है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1994. सखाराम का केस एक बार ने कई बार एग्जाम में पूछ चुका है. ओके, और यहाँ मैं वही केस लेके आई हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. इट इज़ हेल्ड दैट रिट्रैक्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ साउंड पोटेंट एविडेंस बट इट नीड कोरबरेशंस बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस एंड द कोर्ट शुड सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द imputed confession is true and independent and was made voluntarily. तो आपका जो कोर्ट होगा ऐसे बेसिस पे सज़ा दे सकती है. सखाराम के केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो ऐसी कन्फेशन है यानी रिट्रैक्ट कन्फेशन है, रिट्रैक्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, इसके बेसिस पे सज़ा देने से पहले एक बार ऐसे एविडेंस को किसी भी इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबरेट करा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब ऐसे केस में सज़ा देनी चाहिए. ओके, प्रूफ ऑफ जुडिशियल कन्फेशन. अब जुडिशियल कन्फेशन का प्रूफ क्या होता है, सबूत क्या होता है? अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट according to law shall be presumed to be genuine.
जो आपका स्टेटमेंट है, कन्फेशन है, वो आपका जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाएगा अकॉर्डिंग सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. इट इज़ इनफ इफ द रिकॉर्डेड जुडिशियल कन्फेशन इज filed before the court. It is not necessary to examine the magistrate who recorded it to prove the confession, but the identity of the accused has to be proved. यानी आपका जो कन्फेशन है वो आपका सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट में वो आपका जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाएगा और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट जो क्या करे उसको प्रूव करे. ठीक है. प्रूफ ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. अब आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का प्रूफ क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में बी इन राइटिंग और ओरल. ठीक है. तो कन्फेशन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है. आजकल तो लोग मैसेज का ज़माना, ईमेल कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपका जो ईमेल है, व्हाट्सएप मैसेज है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन आपके माने जा सकते हैं. ओके. Extrajudicial confession may be in writing or oral. In the case of a written confession, the writing itself will be the best evidence, but if it is not available or is lost, the persons before whom the confession was made be produced to depose that the accused made the statement before him. When the confession has not been recorded, person or persons before whom the accused made the statement should be produced before the court and they should prove the statement made by the accused. कंप्लीट हो गया ना आपका यहाँ. हाँ. तो आपका जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का जो प्रूफ होता है, अगर कोई पर्सन आपका कन्फेशन कर रहा है और कन्फेशन करने वाला जो पर्सन है मिल नहीं सकता या फिर कुछ हो गया उसे, किसी वजह से वो कोर्ट में आ नहीं सकता है, तो वो जिस पर्सन के सामने कन्फेशन करता है तो उस पर्सन को आपको कोर्ट में अगर वो जाके वो उसकी कन्फेशन बताता है तो उसके बेसिस पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उस पर्सन ने, यानी जिसने उससे कन्फेशन की थी, उसने अपराध किया. ओके. तो यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है. और आपको अगर फिर भी कन्फेशन में कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर करूँगी. ओके. और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस. तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं. आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच.